हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का एबीएसटी पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर अंशों का निर्गमन एवं हरण पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम कंपनी की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम के अंतर्गत या किसी पूर्व के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामिलित कंपनी से है। इस प्रकार न्यायाधीश लिंडले ने कंपनी को परिभाषित करते हुए कहा है कि कंपनी से आशय ऐसे व्यक्तियों के संघ से है जो मुद्रा या मुद्रा के तुल्य अंशदान एक सामूहिक स्कंध में करते हैं और इसका उपयोग सामूहिक उद्देश्य के लिए करते हैं। और प्रोफेसर हेने ने कंपनी को परिभाषित करते हुए कहा है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सतत उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रा के साथ पृथक अस्तित्व होता है। अर्थात कंपनी का अपने सदस्यों या अंशधारियों से पृथक अस्तित्व होता है। अंशधारियों के कंपनी छोड़कर चले जाने, उनकी मृत्यु हो जाने या दिवालिया हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी निरंतर चलती रहती है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कंपनी का आशय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामिलित एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अपने सदस्यों या अंशधारियों से पृथक अस्तित्व एवं सतत उत्तराधिकार होता है और जिसका निर्माण किसी व्यवसाय से लाभ अर्जित करने हेतु होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। कंपनियों का पंजीकरण एक सार्वजनिक कंपनी अथवा एक निजी कंपनी के रूप में हो सकता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित अथवा असीमित हो सकता है। जिन कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है ऐसी कंपनियां असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहलाती है और जिन कंपनियों के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों पर देय राशि तक ही सीमित रहता है वे अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां कहलाती है। तो भारत में अधिकतर अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां ही प्रचलन में है। अब हम अंश या शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी की कुल अंश पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है और प्रत्येक इकाई जिसमें कंपनी की पूंजी विभक्त होती है उसे अंश या शेयर्स कहते हैं। जैसे किसी कंपनी का निर्माण 10 लाख रुपए की पूंजी से हुआ है और वो 10 लाख है जो 100 रुपये वाले 10,000 भागों में विभाजित है, तो 10,000 है जो कंपनी के अंश कहलाएंगे और एक अंश की जो वैल्यू या प्राइस होगा वो 100 रुपये होगा। अंश है दो प्रकार के हो सकते हैं, पूर्वाधिकार या अधिमान अंश जिसे प्रेफरेंस शेयर्स भी कहते हैं और सेकंड है इक्विटी या समता अंश। पूर्वाधिकार अंशों से आशय ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। अर्थात पूर्वाधिकार अंशों का निर्वहन करते समय ही इन पर लाभांश की दर निश्चित होती है तथा कंपनी के समापन पर ऐसे अंशधारियों को उनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का प्रथम अधिकार भी प्राप्त होता है। तो जब कभी कंपनी का समापन होता है तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों से पहले पूंजी वापस प्राप्त होती है। पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संचयी अधिमान अंश, असंचयी अधिमान अंश, अवशिष्ट भागीय अधिमान अंश, अनावशिष्ट भागीय अधिमान अंश, शोध्य अधिमान अंश, अशोध्य अधिमान अंश, परिवर्तनीय अधिमान अंश, अपरिवर्तनीय अधिमान अंश व संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश। अब हम संचयी अधिमान अंश के बारे में पढ़ेंगे। यदि कंपनी किसी वर्ष लाभ अपर्याप्त होने के कारण पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने में असमर्थ रहती है तो न दिया गया लाभांश संचित होता रहता है और जब कभी कंपनी को लाभ होता है और लाभांश वितरित करने का निश्चय किया जाता है तो उन लाभों में से सबसे पहले संचयी अधिमान अंशों पर पूर्व संचित लाभांश चुकता कर देने के बाद ही उस वर्ष के लिए लाभांश दिया जाता है। अर्थात जब कभी भी कंपनी को
लाभ प्राप्त होता है तो सबसे पहले उन पूर्वाधिकार अंशों पर पिछले वर्षों का बकाया लाभांश दिया जाएगा और उसके बाद ही उस वर्तमान वर्ष का लाभांश दिया जाएगा। तो सामान्यतः कंपनी के सभी अधिमान अंश संचयी अधिमान अंश ही होते हैं और जब तक कि कंपनी के अंतर्नियमों में इसके विपरीत कुछ व्यवस्था न दी गई हो। सेकंड है असंचयी अधिमान अंश, और ऐसे अधिमान अंशों को जिन पर कंपनी के लाभांश देने में असमर्थ होने पर न दिए गए लाभांश को भविष्य के लाभ में से प्राप्त नहीं किया जा सकता, असंचयी अधिमान अंश कहलाते हैं। तो जब कभी किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होता और जब वह पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश नहीं देती और आगे जब कंपनी को लाभ होता है तो जो पिछले वर्ष का बकाया लाभांश है वो बाकी ही रहता है, वो बकाया लाभांश का लाभांश नहीं दिया जाता। थर्ड है अवशिष्ट भागी अधिमान अंश। अवशिष्ट भागी अधिमान अंशों के धारकों को निश्चित दर से लाभांश पाने का पूर्वाधिकार तो होता ही है, परंतु इसके अतिरिक्त सामान्य अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश देने के बाद भी यदि लाभ शेष रहता है तो उसमें से भी उन्हें भागीदार बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात पूर्वाधिकार अंशों को अंशधारियों को पहले लाभांश देने के बाद समतांशधारियों को लाभांश दिया जाता है और समतांशधारियों को लाभांश देने के बाद भी अगर कंपनी के पास लाभ शेष बचता है तो उस लाभ में से पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। कंपनी अंतर्नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था होने पर ही अधिमान अंश अवशिष्ट भागी अधिमान अंश माने जाएंगे, अन्यथा उन्हें अवशिष्ट भागी अधिमान अंश नहीं माना जाएगा। फोर्थ है अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश, और जिन अधिमान अंशों के धारकों को एक निश्चित दर से ही लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है तथा शेष लाभ में से अतिरिक्त लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, उन्हें अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश कहते हैं। नेक्स्ट है श्रोध्य अधिमान अंश। वे अधिमान अंश जिनका निर्गमन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और उस अवधि के समाप्त होने पर कंपनी के जीवन काल में ही उनका भुगतान उनके अंशधारियों को कर दिया जाता है, उन्हें श्रोध्य अधिमान अंश कहा जाता है। तो कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार अब किसी भी कंपनी द्वारा 20 वर्ष से अधिक शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता, परंतु आधारभूत संरचना परियोजना में संलग्न कंपनी द्वारा 20 वर्षों से अधिक लेकिन 30 वर्षों से अधिक नहीं शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अशोध्य अधिमान अंश। वे अधिमान अंश जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं होता वरन कंपनी के समापन पर ही किया जाता है, अशोध्य अधिमान अंश कहलाते हैं। कोई भी कंपनी ऐसे अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन प्रतिबंधित, अर्थात कंपनी अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है परिवर्तनीय अधिमान अंश। जिन अधिमान अंशों के धारकों को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वे चाहे तो एक निश्चित अवधि में अथवा एक निश्चित अवधि तक निश्चित तिथि तक अपने अधिमान अंशों को इक्विटी अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं, उन्हें परिवर्तनीय अधिमान अंश कहते हैं। और नेक्स्ट है अपरिवर्तनीय अधिमान अंश। जिन अधिमान अंशों के धारकों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि वे अपने अंशों को इक्विटी अंशों में परिवर्तित करवा सके, उन्हें अपरिवर्तनीय अधिमान अंश कहते हैं। अब नेक्स्ट है संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश। तो ऐसे अधिमान अंश जिनमें संचयी तथा परिवर्तनीय दोनों प्रकार के अधिमान अंशों की विशेषता पाई जाती है वो संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश कहलाते हैं। अतः संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश ऐसे अंश होते हैं जिन पर यदि कंपनी किसी वर्ष लाभांश देने में असमर्थ रहे तो न दिया गया लाभांश संचित होता रहता है, और जब कंपनी लाभांश वितरित करने का निश्चय करती है तो सर्वप्रथम इन अंशों पर संचित लाभांश को चुकाया जाता है तथा साथ ही साथ इन अंशों का एक निश्चित अवधि के अंदर इक्विटी अंशों में परिवर्तन कर दिया जाता है। विद्यमान कानूनी प्रावधानों के अनुसार इन अंशों पर 10% लाभांश दिया जाता है। तो ऐसे अंश जो संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश होते हैं उन पर 10% की दर से डिविडेंड दिया जाता है तथा इन्हें इनके निर्गमन से 3 से 5 वर्षों के भीतर इक्विटी अंशों में परिवर्तित करना होता है। सेकंड है सामान्य अथवा इक्विटी अंश, जिसे समतांश भी कहते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सामान्य अथवा इक्विटी अंश वे अंश होते हैं जो कि अधिमान अंश
नहीं होते और ऐसे अंशों के धारक उसी समय लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं जब अधिमान अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान कर दिया जाता है। इसी प्रकार कंपनी के समापन की दशा में ऐसे अंशों को अधिमान अंशों की पूंजी वापस करने के बाद ही लौटाई जाती है।